आगामी लक्ष्य निर्धारित करेंगे। अब 17 मार्च को पीसीएस का पेपर है और आप लोगों ने देखा कि आरओ का एग्जामिनेशन कैसा रहा। कमीशन के द्वारा मतलब हम लोग भी जब देते थे तो पेपर एक बार आउट हुआ था और इस बार तो विशाल पैमाने में पेपर आउट हुआ और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये पेपर शनिवार की रात से ही आ गया था मार्केट में। लेकिन इसका परिणाम, इसका अंजाम जो भी हो, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को पेपर मिल गया, मेरिट बहुत हाई जा सकती है। लेकिन पेपर का जो ट्रेंड रहा, जो तरीका प्रश्न पूछने का रहा, वो काफ़ी परिवर्तित रहा पिछले पेपर की अपेक्षा। उससे जब तुलनात्मक हम देखेंगे तो अभी तक होता क्या था कि हम लोगों को वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, कहाँ क्या स्थित है, कैसे है, ठीक है। अब यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समाहित हैं, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और स्थिति ये भी है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एक ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो उससे आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, वरना आपको 2-3 ऑप्शन की ज़रूरत है कि उसकी जानकारी हो, ठीक है। अधिकांशतः क्वेश्चन आपके यही है और इसके साथ साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चन रहे। वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी कम रहा। हिंदी का पेपर अपेक्षाकृत मुझे आसान लगा और लेकिन हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया था इस ग्रुप में जुड़कर, मुझे याद है कि हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स और यूपी स्पेशल, इस पे करंट इवेंट्स यूपी स्पेशल पे तो बहुत ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा था, ज्योग्राफी भी पढ़ी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। जहाँ जहाँ हम लोगों ने पॉइंट्स को टच किया, जहाँ जहाँ क्षेत्र चुने कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आने की संभावना है, वो क्वेश्चन हमको पेपर में दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि हम लोग का ये अप्रोच ठीक है। इस कमीशन के लिए जो अप्रोच होना चाहिए वो ठीक है। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आप अगर मेहनत किए होंगे तो निस्संदेह पेपर आप अच्छा किए होंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में इसका परिणाम अब जो भी हो, चूँकि पेपर आउट हुआ है, जांच एसटीएफ के द्वारा भी की जा रही है और कमीशन के द्वारा भी। वैसे सरकार की लेपापोती का भी एक रहता है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने सीबीआई जांच का भी हस्त्र देखा है और भी जो जांच है उसको भी देखा है। तो ये लोग थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि बदनामी ना हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि पेपर कैंसिल हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो स्थिति है उस स्थिति में मेरिट अधिक जाने की संभावना है। तो आप लोग कैंसिल हो जाता तो अच्छी बात है। आयोग यही तो नहीं कर रहा है जी, क्या कह रही हैं? आयोग अभी भी यही तो नहीं मान रहा है वो सर, आयोग अभी भी तो पेपर नहीं कैंसिल कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा होगा भाई, है ना। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि आयोग की हठधर्मिता है, वो जल्दी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये कैंसिल हो जाना ही श्रेयस्कर है ना। वो तो है ही सर, इनको खुद सोचना चाहिए कि इतने सारे प्रूफ मिल रहे हैं, उसके बाद फिर इनको देखना चाहिए कि इनके यहाँ से ही पेपर 10 तारीख से ही कैसे गायब हो गया। जी। एग्जाम तो 11 को था। तो लेकिन ऐसा करिए, अब तो जो भी है आप लोगों ने एग्जाम दिया है, जैसा पेपर हुआ हो आप लोग उसको देख लीजिए, मिला लीजिए। सर पेपर तो अच्छा हुआ है। तो पेपर अच्छा हुआ है तो जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो आगे की रणनीति के लिए भी तैयार रहे। हो सकता है कि आपको इसी पे ही देना पड़ जाए, ऐसा भी संभव है। और लेकिन मुझे लग रहा है चूंकि एग्जामिनेशन इसका मेंस का पेपर जुलाई में है, ठीक है, और इसके पहले आपको पीसीएस 17 मार्च को पीसीएस का है, तो 1 महीने जिसका पेपर अच्छा हुआ है वो, और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, आप लोग 1 महीने अब समय रह गया है पीसीएस का, इसके लिए अच्छी तरीके से जुड़ जाए, है ना, और मेहनत करें। और आप लोगों ने जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देखा होगा इस क्लास को करने के बाद, ठीक है, कि हम लोगों का ये अप्रोच वाकई सही दिशा में था,
है ना, कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने हिट किया कि हाँ ये प्रश्न आने की संभावना है, वो प्रश्न भले ही घुमा के पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन वो प्रश्न आया है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। 1 महीने का समय है पीसीएस के लिए। पीसीएस को अच्छी तरीके से, और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, पेपर सरल नहीं आएगा। ठीक, पेपर कदापि इजी नहीं आएगा, इस भ्रम में न रहें आप लोग। और दूसरी बात यह है कि पेपर इजी आए या हार्ड आए, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब क्या है कि हमको अपनी विषय, उसके टॉपिक्स, ठीक है, उसका संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। उस टॉपिक्स में भी हमको इस 1 महीने में किन किन चीज़ों पर, किन किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना है, उसकी चर्चा मैं कर लूँगा। तो जैसे कि पॉलिटिक्स में पढ़ा दिया था, ज्योग्राफी भी काफ़ी हो गया था, हिस्ट्री हो गया था, लेकिन रिवाइज्ड जब मैं किया तो रिवाइज पे सिर्फ मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर पाया था, और थोड़ा सा मैं रिवाइज तो नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हिस्ट्री के जो 2 और पार्ट हैं मॉडर्न के अलावा, मिडिवल और एंसेंट, इस पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लिया जाए। और जहाँ जहाँ मैं आपको फोकस करने के लिए कहूँ, उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। मुझे पूर्ण संभावना है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से मिडवल और एंसेंट हो जाए, और इसके बाद आपके साइंस टेक, ठीक है, और इकोनॉमिक्स पे भी चर्चा कर ली जाए। ये अगर हो जाएगा तो शेष समय जब बचेगा तो हम लोग फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी देख लेंगे, या करंट इवेंट्स पे और भी ध्यान दे देंगे, यूपी स्पेशल पे भी और ध्यान दे देंगे। ठीक है, जनगणना देखिए, हम कुछ बच्चों से किए थे कि आप जनघनत्व के विषय में आप देख लीजिएगा। हम लोगों ने फार्मूला उस समय बनाया था, ओम्बिप का, पबिकेऊ का, सिमियागो का, इस तरीके से क्षेत्रफल के मामले में, कम क्षेत्रफल के मामले में, घनत्व के मामले में वो कुछ चर्चाएं हमने की थी। और देखिए पश्चिम बंगाल का घनत्व का आया था क्वेश्चन, क्रम से सजाने के लिए। हम लोगों ने कोयला और लोहा पर बहुत ध्यान दिया था, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, पर्वत, नदियाँ, जिन विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठे थे। तो इस वजह से आप लोग अब कमर कस के 1 महीने पीसीएस के लिए जुट जाएं, और पीसीएस के बाद फिर डिसाइड करें। तब तक हो सकता है कमीशन अपना निर्णय ले ले मुझे क्या करना है। ठीक है, अभी उस पर ध्यान कदाप ना दें कि हमको पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और पढ़ना भी नहीं है अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसका पेपर अच्छा भी हो वो भी ना पढ़ें, आप सिर्फ पीसीएस को टारगेट करें। ठीक है, उसके बाद आपको संभव है कि 2-2 मेंस देने को मिल जाए। ठीक है, और 2 मेंस में आप अच्छी तरीके से भाई फाइट करें, और तब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। तो इस वजह से आज हम आपको मिडवल हिस्ट्री का रिवीजन, ठीक है, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो हिस्ट्री मुझसे पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं? थोड़ा सा अपना नाम बता दें। सर मनीषा। मनीषा, अभी हमने भी पढ़ा कि अंबिकेश जी, और शुभम उपाध्याय, हाँ कुछ रही और बताते जाए, केवल थोड़ा जानकारी हो जाए कितने बच्चे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तब रिवीजन में थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगी। साक्षी है इसमें? साक्षी, आकांक्षा सर। हाँ ठीक, कुल हाँ सर पढ़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए अच्छी बात है, जितने भी लोग पढ़े हैं, जो ना भी पढ़े होंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि मोस्टली, भले ही ना पढ़े हो, लेकिन मोस्टली उस चीज़ों पे चर्चा करेंगे जहाँ प्रश्न के टकराने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, तो हम लोग मिडवल हिस्ट्री शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा प्रारंभ इस पे कर देते हैं कि मिडवल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ आपको देखना है। ठीक है, देखिए, इस्लाम धर्म, मुसलमानों का आगमन, ठीक, और एंसेंट की जो सत्ता परिवर्तित होती है वो मुसलमानों के बाद से मानी जाती है कि मध्यकालीन इतिहास मेरा वहाँ से प्रारंभ होता है। वैसे कुछ लोग राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल के रूप में भी जानते हैं कि
800 से लेकर 1200 का समय, ठीक है। और उसके बाद 1200 से लेकर 1206 से लेकर आपका पूरा 1757 तक आपका ये माना जाता है कि मेडुअल पीरियड है। हमको इस बारे में नहीं पढ़ना है, केवल हमको ये जानकारी रखनी है कब से कब तक का पीरियड कहाँ पर आता है, ठीक है। एंशिएंट कहाँ तक है, मेडिवल कहाँ तक है और मॉडर्न कहाँ तक है, ठीक है। ये विभाजन देख लीजिए। और मॉडर्न का हम लोगों ने जो अध्ययन किया है ही है। मेडुअल में कहाँ आपको फोकस करना है, पहली बात, और किन किन बिंदुओं पर आप नोट करते जाइएगा मेरी बात को कि किन किन बिंदुओं को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसमें जरा भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से बहुधा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें उस टॉपिक को ज़रूर जो है जिस पे मैं विशेष ध्यान देने के लिए कहूँ उस पे आप ज़रूर विशेष ध्यान देके उसको किसी भी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो मेडुअल में आप देखिए, पहली बात तो एक चर्चा मैं ये करूंगा कि मुसलमान का पहला आक्रमण, मुसलमान का, ठीक है। आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम 711-12, ठीक है, सिंध पर इसका आक्रमण होता है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम के बारे में जरा देख लीजिए कि इस्लाम जो है पैगंबर मोहम्मद शाह, पैगंबर मोहम्मद शाह 570 से लेकर 632, ठीक है। इनका टाइम पीरियड यही रहा, 570 में इनका जन्म होता और 632, ठीक है। और इन्हीं ने इस्लाम को प्रवर्तित किया, ठीक है, पैगंबर माना जाता है इनको। और करीब 610 के आसपास, ठीक है, ये इस्लाम को प्रवर्तित किया। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जो पैगंबर के प्रतिनिधि होते थे वो खलीफा कहलाते थे, ठीक है। खलीफा में पैगंबर के बाद जो खलीफा आए, पैगंबर मोहम्मद शाह के बाद अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली। एक क्रम से 4 खलीफाओं को देख लीजिए। पैगंबर मोहम्मद शाह के बाद अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर अली। प्रारंभिक इनकी जो राजधानी थी वो पहली राजधानी मदीना थी, ठीक। और मदीना के बाद दमिश्क हुई, या आपके उमैया वंश के शासकों के द्वारा दमिश्क, और दमिश्क के बाद आपका बगदाद हुआ, ठीक, या अब्बासी खलीफाओं के द्वारा, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए, पैगंबर मोहम्मद शाह जन्म 570, 632 तक, 610 के आसपास इन्होंने इस्लाम को प्रवर्तित किया। इसके बाद जो खलीफा होते हैं वो पैगंबर थे, खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। राजधानी इन लोगों की जैसे पहले मदीना, मदीना के बाद दमिश्क, दमिश्क के बाद बगदाद, ठीक है। ये हुआ 711 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार, माना जाता है कि पहला अरब आक्रमण, अरब आक्रमण 711-12, ठीक। देखिए उस समय आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम साइड में आपके आपके ब्राह्मण वंशीय, ठीक, या इसको कह सकते हैं लल्लीय वंश,
लल्लीय वंश। ठीक, इसकी स्थापना किया था कल्लर ने। कल्लर ने इसी के वंशजों का शासक वहां पर था। इसे ब्राह्मण वंशी या लल्ली वंश भी कहा जाता था। कल्लर नामक ब्राह्मण ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद यहां पर दाहिर नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। आक्रमण का कारण क्या था? आक्रमण का कारण था कि एक श्रीलंका से, ठीक है, एक जहाज वहां के खलीफा के सेनापति थे प्रथम वलीद। नाम क्या था? प्रथम वलीद। और वहां का एक गवर्नर था अल हल्लाज। दो नाम रखिए गए, अल हल्लाज, हजाज। इन दोनों के लिए एक जहाज से कुछ भेंट भेजा गया था। कहां से? श्रीलंका के शासक के द्वारा इनको भेजा गया था। ठीक, प्रथम वलीद वहां के पैगंबर का वो था, अरे क्या नाम है, खलीफा का सेनापति था, और अल हल्लाज वहां का गवर्नर था। इनको भेजा गया था, लेकिन इसको जो है थट्टा के समीप देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया। और जब लूट लिया तो वहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर से मांग की कि आप इनको दंड दें। दाहिर ने इसमें असमर्थता व्यक्त की, कहा कि वो मेरे प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता, इस वजह से हम दंड नहीं दे सकते। और इसी से क्रुद्ध होकर उसने वह आक्रमण किया था। ठीक है, ये कहानी थोड़ा सा जान लीजिए, जिससे क्रुद्ध होकर आक्रमण किया। अब आक्रमण के बाद दाहिर को वह रावर के युद्ध में, रावर का युद्ध, ये युद्ध जरूर याद रखिएगा। दाहिर को किस युद्ध में परास्त किया था? रावर के युद्ध में दाहिर को परास्त किया। दाहिर मारा जाता है और दाहिर की पत्नियां जो है, कई पत्नियां थी, और वो सब जौहर कर लेती हैं। ठीक है, या जौहर कर लेती। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का टाइम, आक्रमण का कारण, ठीक है, और दाहिर मारा जाता है। रावर का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, और पत्नियां जौहर कर लेती। ठीक, और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, सिंध के आसपास के क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है अरबों का, उसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव दोनों तरफ पड़े। ठीक है, पहली बात एक ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत पर जजिया किसने लगाया? तो जजिया जो है पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक, और यहां ये सिंध के आसपास उसने दिरहम नामक सिक्का प्रचलित किया। ठीक, इसके साथ उसने यहां पर खजूर की खेती और ऊंट का पालन, ऊंट का, ये दोनों का प्रचलन जो है अरबों के आक्रमण के बाद भारत में। ठीक है, और भारतीयों से वो प्रभावित किस क्षेत्र में हुए थे? भारतीयों से वो दर्शन, चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान और गणित, इन चार क्षेत्रों में वो भारतीयों से प्रभावित। ठीक है, देखिए आज के इस लेक्चर में, या मैं जो अब एक महीने तक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें केवल जैसे कि दूध से मक्खन को निकाल कर रख देना। ठीक है, मैं उसी पर चर्चा करूंगा जहां पर प्रश्न मेरे हिसाब से आने की संभावना है। ठीक है,
तो जितनी बातें मैं कहूँ जरूर उसको याद रखिएगा, हो सकता है किसी रूप में प्रश्न आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए, दर्शन, चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान और गणित में अरब प्रभावित हुए। ठीक है, और यहाँ पर उसने क्या किया, पहला एक जजिया, दिरहम नामक सिक्का और खजूर और ऊंट की, ठीक है, ये होगा। इसके साथ साथ यहां पर उसने एक नगर की स्थापना की थी। कोई इसमें से बता सकता है कि अरबों के आक्रमण के बाद किस नगर की स्थापना हुई थी? बताएं, आप लोगों से प्रश्न। बगदाद वाला। नहीं बेटा, और बताएं कोई। मनीषा जी, अमित। सर सर जिस नगर की स्थापना की उसका नाम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा। अमित जी। जी सर। सर प्रणाम सर। जी जी, खुश रहे। हमने कहा कि वो आपको पता है किस नगर की स्थापना की थी? नहीं सर, नहीं पता। सुन रहा हूँ मैं खाली हाँ। अभी तो। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। सर मुंह में है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। जी प्रशांत जी, देखिए, जी ध्यान नहीं आ रहा है यार। अल महफूज नामक नगर की स्थापना किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित, अरबों से संबंधित मेरी ये बात जरूर याद रखना, एक भी चीज इसमें से छूटने ना पाए। ठीक है, और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद वहां पर एक शासक हुआ था मंसूर। ठीक, मंसूर के समय में कुछ विद्वान आए थे और यहां पर उसने ब्रह्म सिद्धांत किसकी पुस्तक थी? ब्रह्मगुप्त की। और इनकी पुस्तक खंडन खाद्य, इन दोनों पुस्तक को ले गए थे और इसका उन लोगों ने अरबी भाषा में अनुवाद किया था। पुस्तक किसकी है? ब्रह्मगुप्त की। इस बात को भी दिमाग में रखना। उसके बाद ये करीब 753 से लेकर 74 तक इसका शासनकाल था मंसूर का, और इसके शासनकाल में ये पुस्तक गई थी। ठीक है, अब सर ये खंडन के आगे क्या लिखा है? खंडन खाद्य। ठीक है, खंडन खाद्य। दोनों पुस्तक ब्रह्मगुप्त की है? हाँ जी जी सर दोनों पुस्तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका इन लोगों ने अरबी में अनुवाद किया? अरबी में। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ। इसके विषय में जो हमको सूचना प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? एक पुस्तक आपकी है चचनामा, मूलतः अरबी में लिखी गई, और दूसरी पुस्तक है किताब किताब फुतूह उल बलदान, किताब फुतूह अल बलदान। ये पुस्तक, दोनों पुस्तक से हमको इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती। बता सकते हैं पुस्तक किसकी है? सर चचनामा जो है एक अज्ञात के द्वारा है ये। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ किसकी। जानते हैं, सुनिए, ये तो अल बिलादुरी की पुस्तक है। अल बिलादुरी की पुस्तक। ये पुस्तक अली अहमद ने लिखी थी। अली अहमद, यह किसमें? अरबी भाषा में। आप नोट कर ले, जो आप कहती हैं कि यह अननोन राइटर के द्वारा लिखी गई है, उसको मैं कह रहा हूं कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद के द्वारा। और इसका फारसी में जो अनुवाद हुआ है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। मोहम्मद, देखिए
मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, इसके द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया और अली अहमद ने इस पुस्तक की रचना की। ये नई चीजें बहुत से दिमाग में, कभी किताबें जो पहले पुराने आ चुकी हैं उसमें इस चीज का उल्लेख आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, कहा भी जाता है, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि अज्ञात राइटर के द्वारा चचनामा लिखा गया था। ठीक है, लेकिन आप इसको आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पीसीएस में भी संभावना है, पूछ सकता है। ठीक है, किताब फुतूह अल बलदान पुस्तक किससे, अल बिलादरी की है, और चचनामा, और ये भी पुस्तक अरबी में लिखी गई, ध्यान रखिएगा अरबी में, और चचनामा अली अहमद के द्वारा, इसका फारसी में अनुवाद जो किया मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये आपका शमात, इससे अधिक हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर ठीक, जी बताएं, बोलिए। सर वो नोट नहीं कर पाए थे। हम बोल दें फिर से? सर वो जो आपने लिखा था ना, अभी तक। एक जी मिनट सर, बोल रुकिए। दीजिए। चशनामा का पूरा। चचनामा अली अहमद, अरबी भाषा, अरबी में, और फारसी अनुवाद, ठीक, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, लिख लीजिए, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, फारसी में अनुवाद हो गया। ठीक है, ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया ना? सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको यहां से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है अरबों के आक्रमण के विषय में। ठीक है, इतने से अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कुछ आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद हम आते हैं सेकंड फेज। अरब के बाद तुर्की मुसलमानों ने जो आक्रमण किया, तुर्क ने। ठीक, अब पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि एक स्थान है गजनी, ठीक, यहां पर गजनी और हेरात, और इसी के बीच में है गोर। ठीक, गजनी का महमूद गजनवी रहने वाला, गोर का मोहम्मद बिन गोरी। ठीक है, यहां पर जो तुर्की जनजाति लोग थे उसमें से 932 में अलप्तगीन ने एक गजनी को स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की। गजनी में स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक, 932 में अलप्तगीन ने, इसी का अलप्तगीन का गुलाम प्लस दामाद, ये था कौन, शुबुक्तगीन। ठीक है, यह इसके बाद शासक हुआ। उसके बाद अलप्तगीन के बाद कई हुए, इशहाक हुए, पिराई हुए, महमूद हुए, कई लोग हुए, लेकिन यह शुबुक्तगीन शासक हुआ। 977 उसके बाद सुबुक्तगीन के बाद आपके आते हैं महमूद गजनवी। ठीक,
यह 997 में, ठीक है, यह गजनी का शासक बना। ध्यान रखिएगा, देखिए एक एक बिंदु क्लियर करते जाइए। गजनी में स्वतंत्र सत्ता अलब्तगीन 932, 977 में शुबुक्तगीन इसका जो दामाद था और गुलाम था उसने, और उसके बाद 997 में महमूद गजनवी वहां का शासक बना। भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्की मुसलमान में पहला मुसलमान कौन था? शुबुक्तगीन। ये ध्यान रखिएगा, तुर्की मुसलमान में ये पंजाब के पास पहला आक्रमण किया था, शुबुक्तगीन। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था, तो कौन सा था? शुबुक्तगीन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। 997 में जब यह शासक बना तो बगदाद के खलीफा, कहां के खलीफा? बगदाद खलीफा, ठीक है, अल कादिर बिल्लाह, नाम क्या था? अल कादिर बिल्लाह। इसने महमूद गजनवी को सुल्तान की पदवी दी, सुल्तान की पदवी, और इसके साथ यामीन उद दौला, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह, ये दोनों की उपाधियां दी। उपाधि यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह, इसको कभी कहीं आपको अमीन उल मिल्लाह भी मिल जाएगा। ठीक, ये दोनों उपाधियां और सुल्तान की पदवी किसको दी? किसने दी? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दी। ठीक है, सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शख्स कौन था? महमूद गजनवी था। ये ध्यान रखना। अब देखिए, आप लोग अगर नोट करना हो तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। यस सर, नोट कर रहे हैं। ठीक है, जी सर, नोट कर रहे हैं। चले? यस सर। जी सर, हो गया। ये हो गया। अब देखिए, शुबुक्त, एक थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं। शुबुक्तगीन, शुबुक्तगीन, और उधर जो है शाही वंश का जो शासक था जयपाल। ठीक, इसके बीच में 986 में लगमान घाटी, लगमान घाटी में युद्ध हुआ। कितना? 986 में युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल को काफी क्षति उठानी पड़ी थी। उसके बाद जयपाल ने एक संघ बनाया था, 991 में भी बनाया था, उसके बाद 1001 में भी वो संघ बना था। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसमें जब गजनवी पे आते हैं, जब इसको सुल्तान की पदवी यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई, इसीलिए इसको यामनी वंश का संस्थापक कहा जाता है, यामनी वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किस वंश से संबंधित था? गजनवी, यामनी वंश। ठीक है, अब इसने भारत पर आक्रमण करने की बात की, और इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद इस बात का है कि आक्रमण का उद्देश्य क्या था। बुत परिस्थिति था, ठीक है, जिहाद था, या धन लूटना था। ठीक, इस्लाम का प्रचार प्रसार था। अब गजनवी ने जो आक्रमण किया वो ध्यान रखिएगा
ये बहुत ही थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इस कमीशन का है और कई किताबों में भी आपको माना जाता है। 1000 से प्रारंभ किया 1027 तक, ठीक है। कई जगह आपको किताबों में 1001 मिलेगा कि गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्रिटिकल क्वेश्चन, तो आप मेरी बात को दिमाग में जहन में रख कर आप कहिएगा नहीं, वह 1000 में आक्रमण किया था, 1001 में नहीं। उसने पंजाब के सीमावर्ती जिलों पर 1000 के आसपास पहला आक्रमण किया। उसके बाद 1001 में उससे जयपाल से उसका मुठभेड़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कई किताब भ्रमित करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये सर सुबुक्तगीन से जो है जयपाल का मुठभेड़ होता है कि गजनवी से होता है? नहीं भैया, पहली बात तो एक मुठभेड़ जो हो सुबुक्तगीन से वो 986 में जयपाल का होता है, लघमान की घाटी में, ठीक है। लेकिन जब गजनवी सुल्तान बना और गजनवी के आक्रमण हुआ, फिर जयपाल से मुठभेड़ उसका हुआ 1001 में, ठीक है। पहला उसका 986 में ही हो जाता सुबुक्तगीन से, लघमान की घाटी का युद्ध, ठीक है सर। ये हुआ। अब देखिए 1000 से लेकर 1027 के बीच कहा गया कि उसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार की जो चर्चा किया उसने हेनरी इलियट ने किया। इलियट ने कहा कि 17 बार आक्रमण हुआ। अब यहां प्रश्न जो है आक्रमणों के क्रम का भी पूछता है। क्रम का यह पूछता है कि किस क्रम में उसने आक्रमण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे है मेरे मन में आता है कि इससे प्रश्न आपके उठ सकते हैं। तो क्रम आप थोड़ा जो महत्वपूर्ण है, 17 का क्रम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है उसको ध्यान में रखिए। पहली बात तो 1000, ठीक, पंजाब के सीमावर्ती जिला किला, सीमावर्ती, ठीक। उसके बाद 1001, ठीक, जयपाल से पेशावर, ठीक। यहां उसके बाद आप 1004 भटिंडा, 1006 मुल्तान, मुल्तान में 1011 में भी किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1009 नगरकोट, नगरकोट, यहां पर आनंदपाल, ठीक है, आनंद, यहां पर नगरकोट से आनंदपाल को भी हराया, आनंद पाल, ठीक। पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। उसके बाद 1014 थानेश्वर, 1015 कश्मीर, और कश्मीर को 1021 में भी आक्रमण किया था। उसके बाद 1018 मथुरा प्लस कन्नौज, ठीक। 1024 अन्हिलवाड़, अन्हिलवाड़, 1025 सोमनाथ, सोमनाथ, और 1027 सिंध, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए हम लोग भी याद करते हैं, हम लोग भी दिमाग में रखते हैं, बड़े शांत मन से अगर आप इसको याद करेंगे बहुत आसान है, ठीक है। सीमावर्ती जिले 1000, उसके बाद जयपाल। अब जयपाल को जब क्या किया, जयपाल को परास्त किया, तो जयपाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि इसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या, ठीक है। इसकी राजधानी देखिए, शाही वंश की जो पहली राजधानी थी वह थी काबुल,
और काबुल के बाद उसका उद्भांडपुर, उद्भांडपुर इसको वहिंद कहा जाता था, वहिंद। और इसके बाद जब आपको जयपाल को परास्त किया तो उस समय राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर थी। और जब इस पे उसका अधिकार हो गया तो राजधानी आनंदपाल ने कहाँ बनाई? नंदन, ठीक है। और 1009 में नगरकोट ये जो आक्रमण हुआ, नंदन को भी इसने परास्त किया। फिर आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल शासक हुए, त्रिलोचन पाल, ठीक है। ये ध्यान रखना, शाही वंश में जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल। राजधानी शुरू में काबुल, लेकिन जयपाल के समय से उद्भांडपुर, वहिंद और फिर उसके बाद नंदन, ठीक है। और उसके बाद ये समाप्त होते हैं। अब देखिए नगरकोट हो गया 9 से नगरकोट, थानेश्वर 14। कश्मीर को 1015 और 25 दोनों में आक्रमण किया, लेकिन कश्मीर को कभी जीत नहीं पाया है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर पर जीत नहीं पाया। उसके बाद 1018 में मथुरा कन्नौज, और 1024 में अंधिलवाड़, 1025 में सोमनाथ। और सोमनाथ में जब आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में 1027 और फिर 1030 में इसकी मृत्यु होती है। ये इतना ध्यान। अब इसमें आपको एक मुल्तान, एक नगरकोट, एक थानेश्वर और एक मथुरा और एक सोमनाथ, ये तो जरूर याद रखिएगा। मुझे लग रहा है कि अगर बीच में कहीं गैप करेगा तो ये तो जरूर पूछेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सर एक बार फिर से कम बता दीजिए। 1000 में पंजाब के सीमावर्ती किला, 1001 में जयपाल पेशावर, 1004 में भटिंडा, 1006 मुल्तान, फिर 1011 में मुल्तान, 1009 में नगरकोट, 1014 में थानेश्वर, 1015 और 1021 में कश्मीर, 1018 में मथुरा कन्नौज, 1024 में अंधिलवाड़ और 1025 में सोमनाथ, 1027 में सिंध और 1030 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। ये हो गया। ये आक्रमण देखिए आता था, फिर ये आक्रमण कब करता था? देखिए आक्रमण ये बरसात के जो बारिश का समय रहता था, जुलाई अगस्त, इसी समय वो अपने यहाँ से गजनी से चलता था, ठीक है। और यहाँ आक्रमण का उसका जो शीत ऋतु में आक्रमण वो करता था, और फिर यहाँ से वापसी जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास करता था, और फिर आता था, फिर करता था। जाफर, इतिहासकार जाफर महोदय कहते हैं कि धन लूटना इसका उद्देश्य था, लेकिन उसके जो दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा रुक के कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ, उसको देख लीजिएगा कि इसके साथ आने वाले कई विद्वान थे, ठीक है। उन विद्वानों में लिख लीजिए गजनवी के साथ आने वाले विद्वान, एक का नाम है अल बरूनी, ठीक, दूसरा उत्वी, तीसरा फिरदौसी, चौथा तूशी, पांचवा फर्रुखी, छठा अंसरी, ये इसके साथ आए थे, ठीक है। इसमें दोनों जो है, ये दोनों अलबरूनी और उद्वी इतिहासकार थे, इतिहासकार। फिरदौसी जो है कवि था, ठीक है। फर्रुखी जो है दार्शनिक था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा उत्बी जो इतिहासकार था, यह इसका दरबारी इतिहासकार और सचिव इस पद पर नियुक्त था। फिरदौसी जो है वह दरबारी कवि था, ये ध्यान रखिएगा।
ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो रचनाएं हैं, अलबरूनी की रचना आपको पता होगा, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इसी को क्या कहा जाता है, किताबुल हिंद। इसको जो है 11वीं सदी के भारतीय इतिहास का दर्पण कहा जाता था। इस किताब को अगर प्रश्न आ जाए, भारतीय इतिहास का दर्पण 11वीं सदी का कौन सा था, तो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। और थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है, ठीक है। कुतुबी की जो किताब थी तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी, देखिए साहित्य से काफी क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अभी मैं साहित्य में चर्चा करूंगा। फिरदौसी की शाहनामा, शाहनामा, ठीक है। ये देखिए यहां तो बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस तूसी फर्रुखी अंसारी को ध्यान रखिएगा। अलबरूनी की जो तहकीक हिंद है, किताबुल हिंद, इसको 11वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास का दर्पण कहा जाता था। अलबरूनी ख्वारिज्म में एक खीवा नामक स्थान, मैं यहां मिटा देता हूं, ये रहने वाला कहां का था, ख्वारिज्म। अलबरूनी वहां का स्थान कौन था, खीवा। मैं फिर यहां आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द, ठीक है, उसको पत्थर पे लिखी लकीर समझ के पढ़िएगा। मैं बड़े आत्मविश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि सर ने बताया ख्वारिज्म खीवा, चलिए भूल जाते हैं, कोई बात आ सकता है प्रश्न, ठीक है। यहाँ का रहने वाला था। और ये जो है पेपर आउट करने वालों पे भी थोड़ा नजर रखिएगा पढ़ाने के साथ साथ। एक मिनट बस, हेलो, हाँ बताएं। हमके सर पेपर आउट करने वालों पे भी थोड़ा नजर रखिएगा, पेपर सर्कुलेट हो तो हम लोगों को भी दीजिएगा। ये भी आवश्यक है सर, साम दाम दंड भी। नहीं, बात आपकी अमित जी सही है ना, लेकिन हम जब कुरुक्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो हम हर तरीके से, ठीक है, पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखकर, मैं जानता हूं कि अगर वो पेपर आउट करा के जितना करेंगे उससे अधिक हम अपने मन से कर डालेंगे, इतनी तैयारी मेरी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद तो अगर थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, वो आप उनका मुकाबला कर सकते हैं अपने अध्ययन से। नहीं सर, ये तो आत्मविश्वास और अपने अध्ययन और आपके मार्गदर्शन से संभव है जी। लेकिन एक चीज मैंने तो देखा इधर जी परिवर्तन आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जी जी, वो परिवर्तन एक ये आया है कि ये बहुत तगड़ा ट्रेंड है, मैंने देखा। और खासकर इस तरह के एग्जाम जिसमें वनडे टाइप के एग्जाम्स हैं, आरओ भी उन्हीं परीक्षाओं में से एक आता है। ये बड़ा डिस्टर्बिंग है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के बेचारे, जो खाली एक सूत्री कार्यक्रम रखते हैं कि हमें अपने मेहनत से और अपनी काबिलियत से जो है पाना है क्वेश्चन। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 100% आप सत्य बात कह रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा पेपर नहीं होता जो पेपर आउट ना हो, ये स्थिति है ना। मैं बहुत नजदीक से लोगों को जानता हूं, चर्चा इस पे नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य बात है। डिपार्टमेंट में देख रहे हैं जी मेरी भी जो सर्विस लाइफ में देख रहा हूँ जी जी, कि वो अब बच्चे आ रहे हैं जी पूछिए, उनका उत्तर देखिए, चाहे तो लिखने में देखिए, उनका बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। एथिक्स है उसको देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि सर वो लोग जो आ रहे हैं वो वास्तव में कंपटीशन करके आ रहे हैं, या जो रगड़ाई होती है कंपटीशन की जो वो करके आ रहे हैं वो नहीं है। वो अमित जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। और मुझे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे संपर्क सूत्र जो हैं उनके माध्यम से मुझे अक्षरशः पता है कि कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता जिसका पेपर आउट ना हो। इवन कि आपको बता दें, इसको छोड़ दीजिए,
यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, समझे आप? हम तो सर पढ़ रहे हैं, तो सर बस पढ़ने पे ही विश्वास है। नहीं, मोस्टली आप विश्वास करिए, पढ़ते हुए वो इसी दृष्टिकोण से ही पढ़ रहे होंगे सर। मैं आपको बताऊं, मैं तो इस धारा का व्यक्ति हूं कि आप ठीक है पेपर आउट करा के करिए, ठीक है, बस 19-20 का फर्क रहेगा मेरे मेहनत से वो प्राप्त होने में, ठीक है। मुझे पता है कि आप इतना हिट करके जाइए, वरना आप अमित जी तो आप तो बाद में जुड़े, लेकिन यहाँ जो छात्र पढ़ चुके हैं उनसे जरा पूछिए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न इस कंपटीशन में आएगी नहीं आए, जहां मैंने जोर दिया आएगी नहीं आए, 15 दिन भी नहीं जुड़ा रहा, मैंने आरओबी पेपर में देख लिया सर, है ना। 15 दिन जुड़ने के बाद मैंने देख लिया कि कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो इस वजह से चलिए ठीक है, वो करते रहे, लेकिन हम अपना कर्म कर लें, तो अगर इस विधा से प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, कंटिन्यू करें सर। हाँ। तो ये जो है आपको मैं चर्चा कर रहा था, हिस्ट्री यूपीएससी तक में बाहर नहीं होता है। क्या विशाल क्या कह रहे हैं? हेलो सर आप जो बताते हैं क्वेश्चन यूपीएससी भी कितना भी घुमा ले मगर वो आता वहीं से है। तो आपको मनीषा जी बताऊं, इस क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं हुआ कंपटीशन देते हुए, 2 ही कंपटीशन अभी तक हमने फेस किया, पर जितना भी आपने बताया है उससे बाहर कहीं नहीं, चाहे जो टॉपिक रहा। और एक चीज बताएं, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं अपने क्योंकि जीवन सर को हम लोग संपूर्ण जीवन इसी में लगाया है। आपको जान रहे हैं और ये सब 2-3 साल से मिला है। क्या विशाल? सर एग्जाम देने गए जी ऐसे लग रहा है कि क्लास में चलिए देखिए, सर अब एग्जाम देखिए देने बैठे थे, ऐसे लग रहा था क्लास क्योंकि सर भले ही सबने कहा पेपर टफ है, लेकिन पेपर टफ होने के बावजूद भी जो ट्रिक्स आप होता है वहां से तुरंत मतलब क्लिक करके नहीं ए है पॉइंट। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। अब देखिए इनके विषय में जानकारी क्या रखनी है। अल-बरूनी किताब हिंद या तहकीके हिंद, वैसे कहा जाता है कि इसने 1 से 18 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन 118 पुस्तकें में उसकी 2 ही 3 पुस्तक का ज्ञान है, ठीक है। एक जो है आशार उल मशूबी करके है पुस्तक, बहरहाल उसको मत टच करिए। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ख्वारिज्म के खीवा का रहने वाला था, ठीक है। इसको इसने खरीद, जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया ये, तो वहां से इसको गजनवी ने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद 1000 आपके 1819 में यह गजनवी के साथ भारत आया, और 1030 के आसपास इसने अपनी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक को लिखा। आया कब? 1018-19, ये ध्यान रखिएगा। इसका बचपन का नाम अबू रेहान था, और यह जो है कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू, यूनानी, सीरियाई, ख्वारिज्मी, इतनी भाषाओं का ज्ञान इसको था। आप नोट करते जाइएगा, अरबी, फारसी, संस्कृत पढ़ने वाला प्रथम ये माना जाता है क्या नाम है, मुसलमान। और इसने गीता और पुराण का अध्ययन किया, और कहता था कि भारतीय लोग अपने राष्ट्र से या अपने देश से अधिक किसी को श्रेष्ठ नहीं समझते थे, और अपने राजा से अधिक भी किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते थे, इसका कहना था। और अबू रेहान बचपन का नाम, अल-बरूनी 1018-19 भारत आया, 1030 में किताबुल हिंद गया, और 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। ये इतना इसके विषय में जानते रहिए। तुर्की, फारसी और ये क्या अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और क्या नाम है आपके
यूनानी, हिब्रू, इस सब सभी भाषाओं का ज्ञान इसे था। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो इतिहासकार था उत्बी, वह इसका सचिव भी था और दरबारी, ये दरबारी इतिहासकार नहीं था। दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। अगर प्रश्न आ जाए दरबारी इतिहासकार और सचिव, वो उत्बी था। और दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी, शाहनामा। गजनवी के कहने पर उसने शाहनामा लिखी थी, शाहनामा। और कहा था गजनवी ने, आपको 60,000 सोने का सिक्का देंगे हम, सोने का सिक्का 60,000। और जब लिख लिया तो उसने 60,000 चांदी का सिक्का दिया, 60,000 चांदी का सिक्का दिया। और इसीलिए यह फिरदौसी जो है उसकी निंदा करता है, गजनवी की निंदा करता है शाहनामा में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, गजनवी का आक्रमण हम लोगों ने देख लिया। यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह या अमीन उल मिल्लाह की उपाधि, इसके सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक, गजनवी का अंतिम शासक खुसरो मलिक, खुसरो मलिक 986। मोहम्मद गोरी ने इसे पंजाब का, उस समय पंजाब प्रांत पे उसका अधिकार था, पंजाब पर इसको लाहौर में परास्त किया। ठीक है। अगर आ जाए कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह खुसरो मलिक था। 986 मोहम्मद गोरी ने पंजाब में इसे परास्त किया। अब गोरी को मैंने बताया कि गोर यहाँ हेरात और इधर गजनी। ठीक है। एक प्रश्न आया था, गजनी, काबुल, समरकंद, फरगना, आरो में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। समरकंद आपको पता है, मैंने बताया था पहले कि बाबर वहां का शासक, फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठा था। और ये दोनों उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया के देश के स्थान है। और आपके काबुल के बारे में पता ही था, गजनी भी आपका यही अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ये प्रश्न ही आया था, ये हो गया। अब गोर जो है, मोहम्मद गोरी, हाँ एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मोहम्मद गजनवी ने, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी रुक जाइए, तुलनात्मक अध्ययन करके बात करेंगे तो ठीक रहेगा। मोहम्मद गोरी, ठीक, ये जब शासक बना और धीरे धीरे उस आसपास की सत्ता को अधिकृत करना प्रारंभ किया, गोर का शासक बना। पहला आक्रमण इसका 1175, ठीक, कहां पर? मुल्तान। ठीक। दूसरा आक्रमण 1178, कहां पर? गुजरात। ये हुआ। यहां पे करमाथी सिया जात के मुसलमानों का शासक था, इसको परास्त करता है। पहला आक्रमण भारत में किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है। वो यामनी वंश का था। ये कौन से वंश का था? आपका संसबनी वंश। ठीक। देखिए, तुर्की जब जनजाति थी, वो जनजाति के कई पार्ट थे। एक पार्ट आपका खिताई जनजातियों में, खिताई, सेलजूक, इलबरी और करलूग, और एक जनजाति और थी, उसका नाम था गिज। ये नाम आपके जनजातियों का था। संसबनी जो है वह राजवंश का नाम था, राजवंश, संसबनी, वहां यामनी राजवंश से संबंधित था। ये किस राजवंश से संबंधित था? मोहम्मद गोरी। ये जनजातियां आप लिख लीजिएगा अगर कभी आ जाए। ठीक है। इलबरी तुर्क माने जाते हैं। ठीक है। आपके ऐबक से लेकर
इल्तुतमिश बलबन। ठीक है, अब देखिए ये खिताई जनजाति, सेल्जूक जनजाति, करलूग जनजाति, लूग और गिज। ठीक है, ये जनजातियां तुर्कों की थी। संसबनी राजवंश था, यामनी राजवंश था, यामनी से गजनवी, संसबनी से मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये होने के बाद आपको मैंने बताया कि 1175 मुल्तान, 1178 गुजरात। यहां एक डिस्प्यूट और होता है, बार बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आया है कि सर एक चीज जो आपने बताई सर, जी, ये खुसरो को जो है 986 में गोरी ने पंजाब में परास्त किया है, तो 986 की 1186? सॉरी सर, मैं वो थोड़ा सा डिस्प्यूट कर गया, वो 1186 है। जी जी सर। ठीक है, मेरे दिमाग से वो उतर गया था। अंतिम शासक खुसरो मलिक 1186 है, 986 नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ सर? सर ठीक। अब देखिए आगे मैंने आपको बताया 1175 मुल्तान, 1178 गुजरात। पूछा जाता है कि उस समय गुजरात का शासक कौन था? 1178 में मोहम्मद गोरी परास्त हुआ था, बता सकता कोई? मूलराज द्वितीय। हाँ, मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय सही है? सही है सर। और कोई उल्लेख प्राप्त होता है कहीं? उसकी माँ रानी। नो नो नो, आप बताइए गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था कि भीम द्वितीय था? हाँ? भीम द्वितीय का भी मिलता है उल्लेख सर। सर मैं अभी रोकूंगा, मैं बताता हूँ, बताएं। इसी दोनों का उल्लेख मिलता है सर। ये ऐसा तो नहीं कि मूलराज द्वितीय का ही नाम भीम द्वितीय? नहीं नहीं, अब मैं यहाँ पे इसलिए मैं इस प्रश्न को उठाया। ठीक है, गुजरात का जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था। ठीक, इसने भीम द्वितीय को सेनापति के रूप में भेजकर उसे लड़ने के लिए भेजा। ठीक है, और लड़ने के लिए जब भेजा तो जो आपके मुसलमानी जो उस समय के इतिहासकार थे, वो इतिहासकार भीम द्वितीय को ही शासक के रूप में कहना शुरू किए। उनकी किताबों में भीम द्वितीय का उल्लेख मिलता है, और जो भारतीय इतिहासकार हैं, ठीक है, उनकी किताबों में मूलराज द्वितीय का उल्लेख मिलता है। और जबकि मूलराज द्वितीय ही वास्तविक शासक थे, भीमराव द्वितीय उनके सेनापति के रूप में कार्य। क्लियर हुआ सर? ये बात? ये आज क्लियर हुआ जी, इतने दिन हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आज क्लियर हुआ ये। सर ये नया मिला। हाँ बताएं। हमने कहा सर ये आज क्लियर हुआ इतने पढ़ते पढ़ते। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई किताबों में आपको मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय भी मिल जाता है। कोई भीम द्वितीय कहता है, कोई मूलराज द्वितीय कहता है। भीम द्वितीय ही शासक था, सॉरी, मूलराज द्वितीय ही शासक था। इसके सेनापति के रूप में ये भिड़ंत हुआ, तो वो क्या किए, यहाँ चूंकि परास्त होता है, वो परास्त होता है ना गोरी, तो वो इसी को, जो वहां के इतिहासकार थे, वो इसी को ही शासक मान लिए। उनकी किताबों में इसका वर्णन है, और भारतीय इतिहासकारों की किताबों में मूलराज द्वितीय। भारत में पहली विजय उसकी मोहम्मद गोरी के, भारतीय शासकों में पहला मोहम्मद गोरी को परास्त किया उसने, पृथ्वीराज चौहान से जो विजय हुई थी। अब देखिए तराइन का युद्ध आ जाइए, 1191 1192, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में मोहम्मद गोरी परास्त हुआ, द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ। अब यहां भी डिस्प्यूट आपको खड़ा होगा। डिस्प्यूट ये हुआ कि कहा जाता है कि फरिश्ता लिखता है, फरिश्ता ही लिखता है कि जब पहले युद्ध में ये परास्त होता है मोहम्मद गोरी, तो वो बहुत ही दुखी था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, इवन कि जो लिबास उसने पहन रखे थे युद्ध क्षेत्र में उसको उतारा ही नहीं। अब जो भी
वो हुआ लिखा यही है, उसने उतारा ही नहीं, और दिन रात उससे बदला लेने के लिए परेशान था। ये फरिश्ता कहता है मोहम्मद गोरी के विषय में। पहले युद्ध में ये परास्त होता है, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान परास्त होता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान रखिएगा किसी भी नाम का उल्लेख आ सकता है तो घबराइएगा नहीं, तो राय पिथौरा कौन था, राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, ये था। उसके बाद कहा जाता है कि यहां पर कि पृथ्वीराज चौहान जब परास्त हुआ तो इतिहासकार आपको मेरे नाम एकदम क्लियर नहीं है, शायद फरिश्ता या निजामी में से, निजामी या फरिश्ता में से कोई एक ने कहा था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बख्श दिया, ठीक है, और बख्श देने के बाद वह कुछ दिन अजमेर में शासक के रूप में रहा, ठीक है। दूसरा इतिहासकार कहता है, ठीक है, कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी मारा जाता है, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को किसने मारा, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान ने मारा जाता है। तो इसको जो है उस समय लेकर लोग जाते हैं गजनी, और गजनी में पृथ्वीराज चौहान की हत्या की जाती है, ठीक है, एक इतिहासकार ये मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि इसने कुछ दिन शासन किया, उसके बाद इसको मार दिया गया। चंद्रबरदाई क्या लिखते हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राशों में लिखते हैं कि 1206 में, ठीक है, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की थी, जबकि यह पूर्णतः गलत माना जाता है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज की हत्या नमाज पढ़ते हुए खोखरों के द्वारा, सिंध के क्षेत्र में जो बसने वाले खोखर जाति थे हिंदू, उसने की। तो आधुनिक इतिहासकार ये सिद्ध किए, ये है भी तथ्य, 1206 में खोखरों के द्वारा वो मारा जाता है, ठीक है। और चंद्रबरदाई लेकिन गलत लिखते हैं, उनकी बात को अमान्य कहा जाता है। वो कहते हैं कि 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन समझते रहिएगा कि इसको ले जाकर कहां मारा गया, आपकी गजनी में, ठीक है, बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को, और खोखरों की हत्या 1206 में उसने की। इसके पहले ये चूंकि जब जीतता है तो 1194 में 94 में ये आपका चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर। इस चंदावर के युद्ध में उस समय कन्नौज का शासक कौन सा रहता है, जयचंद। कहा जाता है कि जयचंद अपनी एक दासी थी और उसके ऊपर वो मोहित था, उससे ऊपर उसके साथ उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, और इधर इनकी रानी से पुत्र प्राप्त हुआ था। तो जयचंद की जो दासी थी वो अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती थी, और जबकि जयचंद अपने जो पुत्र थे उसको शासक बनाना चाहते थे। तो उसकी दासी ने उसको इनवाइट किया मोहम्मद गोरी को जयचंद से भिड़ने के लिए, और वही चंदावर, इटावा और कन्नौज के बीच में यमुना नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस चंदावर के युद्ध में वो मारा जाता है। लेकिन चंदावर के युद्ध के बाद परास्त करने के बाद यह चला जाता है अपने देश गजनी, और यहाँ के क्षेत्रों को क्या देता है, एवक को सौंप देता है, एवक। और एवक उस समय बुलंदशहर, दिल्ली, मेरठ, इस सब पर अधिकार करता है, ठीक है। और जाता है तो उसको चिंता रहती है अपने गोर गजनी का जो क्षेत्र था, और वहां क्या था, ख्वारिज्म के शाह, इनके आक्रमण का भय रहता है। और जब जाता है तो 1204 में ख्वारिज्म के शाह और गोरी के बीच में अंधखुद का युद्ध होता है, अंधखुद,
का युद्ध होता है और जिसमें वो परास्त होता है, ख्वारिज्म के शाह से परास्त होता है। ये कभी आ जाए, क्योंकि आजकल टिपिकल युद्ध के विषय में चर्चाएं होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अंधखुद का युद्ध किसके बीच? मोहम्मद गोरी और ख्वारिज्म के शाह के बीच 1204 में हुआ था, और 1206 में, मार्च 1206 में इसकी हत्या खुखरों के द्वारा कर दी जाती है। अब इसके बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना यहाँ पर कार्यभार सौंपता है, और फिर आपके इसकी मृत्यु के बाद ऐबक गद्दी पर बैठता है लाहौर में, ठीक है, और उसके बाद से आपका सल्तनत काल प्रारंभ होता है। आप लोगों को पता भी होगा, पहला जो काल गुलाम वंश 1206 से 90 तक, दूसरा खिलजी 1290 से 1620 तक, तीसरा तुगलक 1320, सर 1320। एक मिनट, 1320 से लेकर 1414 तक। फिर उसके बाद आपका सैयद वंश 1414 से लेकर 51 तक, और फिर आपका लोदी, यह 1451 से लेकर 1526 तक। ये आपके वंश आते हैं। अब इस पे आपको ध्यान देना है कि किस वंश के कौन कौन से शासक क्रम से, डेट आपको ये चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न उठ सकते हैं। तो आज हम आपको यहीं तक बताते हैं। कल से मैं सल्तनत जल्दी जल्दी इसको मैं समाप्त करूंगा, 1 2 3 4 दिन में हो सकता है कि हमारा समाप्त हो जाए। तो कोशिश करूंगा कि यहाँ से अब आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से गलत ना हो। पीसीएस में निसंदेह आपको मैं बता दूं, एंशिएंट से भी पूछे जाएंगे, मेडिवल से भी पूछे जाएंगे अच्छी खासी, ठीक है। जो प्रश्नों की संख्या वो 20-25 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, ये आपका गलत ना हो। और तो आज जो है हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। सर जी सर सर एक निवेदन ये भी है कि सर जो हम लोगों का दक्षिण भारत के वंश छूटा हुआ है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे आरओ में एक क्वेश्चन आया था कि रुद्रमा देवी काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। अरे हम क्या बताएं मनीषा जी, वरना मैं रुद्रमा देवी का ही मैं नाम लेता आपको, ठीक है जी। चिंता की बात नहीं है। देखिए दक्षिण भारत में आपको पढ़ना क्या है, आपको चोल पढ़ना है, विजयनगर पढ़ना है, और पल्लव का थोड़ा सा अंश पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी संस्थापक राजवंश, संस्थापक राजधानी, राजवंश संस्थापक राजधानी, और कुछ नहीं। केवल चोल को, हाँ सर, विजयनगर को, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है सर। विजय इसको मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो उसके बाद वो भी देख लीजिएगा। मेडवल मैं खत्म करके उसको देख लूंगा फिर, है ना, ठीक है सर। तो ठीक है, आप लोग जितना मैंने कहा जी बताएं। सर एक चीज कहनी थी। हाँ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भले आरओ का पेपर निरस्त हो गया या फिर ना हो या जो भी होगा उसके आगे, लेकिन जितना भी आपने पढ़ाया था वो मुझे लगता है कि वो तो आप जो पढ़ा रहे थे वो तो पढ़ा ही रहे थे, वो तो आया ही, लेकिन जब आप पूछते थे तो वो ज्यादा दिमाग में रहती थी। तो वही चीजें वहाँ पे क्लिक करी तो मुझे मतलब जहाँ तक वो ज्यादा फायदा किया था जब आप पूछते थे। देखिए मेथड मुझे पता है, कहाँ कहाँ गलतियां होगी ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर जोर देता हूँ कि बेटा इसको ध्यान रखना, यहाँ ये गलती होने की संभावना है, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे कहाँ से आएगा क्वेश्चन भाई, आप पूरी इतिहास खंगाल डालेंगे, है ना। अब मैं आज जो आपको अरबों का आक्रमण, गजनवी और गोरी पढ़ाया, मैं यहाँ गारंटी के साथ आपको कहता हूँ इससे इतर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बताना आप, ठीक है जी सर। तो ध्यान रखिए, अगर विश्वास आप अपने गुरु पे रखेंगे, निस्संदेह मुझे लग रहा है कि आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम आत्मा से इससे जुड़े हैं। मैं भौतिक रूप से या मानसिक रूप से नहीं जुड़ा हूँ,
इसमें मेरी आत्मा जुड़ी हुई है, ठीक है। मुझे ये आत्मा की खुराक लगती है, मुझे भोजन ना मिले एक बारगी ठीक लगेगा, लेकिन इस चीज़ से अगर मैं ना जुड़ा रहा हूँ तो शायद मेरे लिए जीना बहुत दुरूह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी पूरी नहीं हो रही है। एक हिस्ट्री की मैं वो लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, वो अगर मार्केट में आ जाएगा आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, समय नहीं मिल भोजन पाता। करते जाइएगा सर, भोजन को मत छोड़िएगा। नहीं ठीक है अमित जी, है ना। सारा सर प्रयत्न और प्रयास सर भोजन के लिए ही तो है, पापी पेट ही ना हो तो बिल्कुल फिर करने की बिल्कुल क्या जरूरत है? बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं। जितना ठीक सर आराम से। जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप याद करते जाइए, दिमाग में रखते जाइए, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक सर। और सिर्फ फिर मिलते हैं, ठीक। ओके फिर, थैंक यू। ठीक सर आराम से। ओके, खुश रहिए। ठीक सर।